हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे साइकोलॉजी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। तो साइकोलॉजी के अंदर जो हमारी 4th यूनिट चली हुई है उसका नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव थिंग्स फॉर नर्स। तो भाई क्या महत्व होता है, क्रिएटिव थिंग्स होती है हमारी रचनात्मक जो हमारी सोच होती है, विचार होते हैं। तो एक नर्स जो होती है उसके लिए क्रिएटिव थिंग्स जो होती है, रचनात्मक सोच जो होती है, वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती है, ठीक है, और क्या महत्व होता है उसके लिए। तो इसमें हम जानेंगे, इन्होंने बताया है कि भाई nurse practice is improved by an ability to think creatively and use रिलायबल प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो इसमें जो भी हमारी जो जैसे कि क्रिएटिव थिंग्स इन्होंने बताया है, तो क्रिएटिवली अगर किसी प्रकार की जो चीज़ें होती है, क्रिएटिव थिंग्स जो होती है, और ये हमारी जो रिलायबल्स जो हमारी प्रॉब्लम्स होती है, यानी कि विश्वसनीय हम जिसको बोलते हैं, रिलायबल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो हमारे होते हैं, यानी कि विश्वसनीय जो समस्याओं का समाधान किया जाता है, यानी कि जो समाधान हो रहा है उस पर हमें विश्वास होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि भाई हमारी रचनात्मक सोच और विश्वसनीय जो हमारी समस्या समाधान की जितनी भी विधि का जो उपयोग होता है वो नर्स के कार्य में सुधार लाने का काम करता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, नर्स के काम को सुधारता है। द नर्स कैन प्रैक्टिस गुड हैबिट ऑफ थिंकिंग एंड सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द प्रोफेशनल एंड ऑल एरियाज ऑफ हर लाइफ, लाइक प्लानिंग हर कैरियर, प्रॉब्लम इन फैमिली लाइफ, डिफ़िकल्टीज इन प्रोफेशनल एंड पर्सनल रिलेशनशिप। तो भी इन्होंने बताया जो नर्स होती है ना, तो नर्स जो है वो अपने पेशे में, मतलब कि जो भी इसका जो काम होता है, जो भी उसका प्रोफेशन होता है, तो अपने पेशे में और जो उसका अपना जीवन होता है, तो जितने भी हमारे जो भी हमारे ये होते हैं क्षेत्र होते हैं ना, जिस भी एरिया में वो काम कर रही होती है, या अपना उसका प्रोफेशनल होता है, या फिर उसका अपना जीवन होता है, या फिर जिस एरिया में वो काम कर रही होती है, जैसे कि उसका अपना कैरियर वगैरह जो होता है, ठीक है, सिस्टमिक सॉल्विंग प्रोफेशनल एरियाज़ और लाइफ लाइक प्लानिंग एंड कैरियर प्रॉब्लम से, और यानी कि अपने जो उसका जो जीवन की जो योजनाएं होती हैं, जो कैरियर से संबंधित योजनाएं होती हैं, या पारिवारिक जीवन की जो भी समस्याएं होती हैं, लाइफ की जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ठीक है, या फिर प्रोफेशनल और यानी कि प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, यानी कि जो व्यवसाय से संबंधित जो रिश्ते संबंध होते हैं, या फिर अपने जो पर्सनल जो संबंध होते हैं, उन सभी के अंदर क्या करती है, सारी की सारी जो व्यवस्थित जो समस्याएं होती हैं उनके समाधान की जो अच्छी आदतें होती हैं ना, उनका अभ्यास जो है वो कर सकती है। यानी कि अब जो क्रिएटिव थिंग्स होती है, यानी कि अच्छे तरीके से, अलग तरीके से चीज़ों को लगा के रखना, तो वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जो होती है ना, उन दोनों को सुधार सकती है नर्स। यानी कि पेशेंट या डॉक्टर या उनके रिलेटिव के साथ अच्छे संबंध बनाना, फैमिली के जो रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाना, तो जो अपने कैरियर को लेकर के भी, अपने प्रोफेशन को भी आगे बढ़ा सकती है, अपनी समस्याओं का समाधान भी कर सकती है, ठीक है, लाइफ की प्रॉब्लम्स भी सोल्व कर सकती है, डिफ़िकल्टी को भी दूर कर सकती है। तो इस तरीके से क्रिएटिव थिंग्स अगर उसके अंदर होती है, चीज़ों को हट के सोचने का जो नज़रिया अगर उसके अंदर होता है, तो वो सभी चीज़ें, इन सभी चीज़ों के अंदर जो है वो काम आती है हमारी क्रिएटिव थिंग्स। डेली प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ ए मेजर चैलेंज फॉर द नर्स, ठीक है, यानी कि जो नर्स जो होती है ना, उसके लिए हर रोज़ का जो डेली रूटीन का जो काम होता है ना, दैनिक जो समस्या होती है उनका समाधान एक बहुत बड़ी चैलेंज होता है, यानी कि एक चुनौती होती है। नहीं पता किस तरीके का केस आ जाए, किस तरीके के लोगों से अचानक से उसका सामना हो जाए, किस तरीके के पेशेंट को हैंडल उसको करना पड़ जाए, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव accurate data upon which to base reasoning or problem solving. Much of that data used by you will be gathered through your own observation and perception. तो भाई इनके कहने का मतलब ये है कि भाई इसमें जो इम्पोर्टेंट जो हमारी चीज़ें हैं, यानी कि जो भी हमारा तर्क है या फिर कोई भी जो हमारी समस्या है जिसके समाधान के लिए एक डाटा जो है वो होना महत्वपूर्ण होता है, यानी कि एक स्टिक एक्यूरेट डाटा जो है वो होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि मतलब कि आपके द्वारा जो भी किसी भी प्रकार का उपयोग किया जाने वाला जो डेटा होता है ना, वो आपके अपने अवलोकन और अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, अपने जो अनुभव होते हैं, वो आपको पता चलेंगे। अगर आपके पास एक्यूरेट डाटा होगा ना किसी भी चीज़ को लेकर के, यानी कि हमने अपना डाटा बना रखा भी, कैसी हमारी हैबिट है, क्या हम करते हैं, तो उन चीज़ों को लेकर के क्या करेंगे, हमारे अंदर जो अपने अनुभव हैं, हमने जो एक्सपीरियंस किया है, चीज़ें जो सीखी हैं, और अपना किसी भी प्रकार का अपने अंदर ऑब्जर्वेशन की है अपनी खुद की, तो उसके लिए, उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे ना, अपने खुद के अंदर झाँके नहीं देखेंगे, अपने एक्सपीरियंस पिछले नहीं देखेंगे, तो हम आगे कुछ नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो हमें आगे की चीज़ों को सुधारने के लिए, प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए एक्सपीरियंस से और जिस भी प्रकार के हमारी ऑब्जर्वेशन होती है वो हमेशा काम आती है। अदर डाटा मे बी द सप्लाइड थ्रू मॉनिटर लैबोरेटरी टेस्ट एंड फ्रॉम अदर मेंबर ऑफ हेल्थ टीम डेवलप ऑफ फॉलोइंग हैबिट। तो भाई इसमें जो भी हमारा कोई किसी भी तरीके का जो डाटा है, मतलब कि किसी भी तरीके का हमारा डाटा है वो मॉनिटर किया गया, यानी प्रयोगशाला में हमारा दिया गया, मॉनिटर किया गया लैबोरेटरी टेस्ट, ठीक है। तो हमारा किसी भी तरीके का डाटा अगर लेबोरेटरी टेस्ट और जो हमारी जो हेल्थ टीम जो होती है या उसके हेल्थ टीम के जो दूसरे जो मेंबर्स होते हैं काम करने वाले, उनसे प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि कोई भी डाटा है किसी भी प्रकार का,
लेबोरेटरी का डाटा आप लेके आते हैं, किसी भी पेशेंट की रिपोर्ट लेकर के आते हैं, किसी के टेस्ट कराए हैं, तो जो दूसरे हमारे सदस्य होते हैं, दूसरे कार्यकर्ता होते हैं, तो उनके द्वारा हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो उसमें से निम्नलिखित जो हमारी हैबिट्स होती हैं, फॉलोइंग हैबिट्स जो हैं वो हमारी आदतें जो हैं वो हमारी डेवलप होती है। तो कौन कौन सी आदतें हमारी डेवलप होती है वो चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो डेली रूटीन में आने वाली जो चुनौतियाँ होती हैं और किसी भी तरीके का जो तर्क होता है या फिर समाधान के लिए जो भी हमारा जो एक्यूरेट जो डाटा होता है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे पास। और वही आपके पास उपयोग करने वाला जो डाटा है उसमें आपने क्या करना है, जो भी आपने डाटा उपयोग किया उसमें सारा का सारा निरीक्षण आपने करना है, एक्सपीरियंस आपके होने चाहिए ताकि आप अच्छे से उन चीज़ों को सीख पाएँ। ठीक है, वो खुद के बारे में और दूसरे के बारे में है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस दोनों ही जगह आपका फुल वर्क करेगा। ये चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो इसमें देखते हैं हम कि भी जो टेस्ट वगैरह होते हैं लेबोरेटरी से, जो दूसरा जो हमारा मेंबर होता है, टीम मेंबर आप बोल सकते हो, स्टाफ मेंबर आपका हो सकता है वो, तो उसके द्वारा जो आपको प्राप्त होते हैं तो उनमें कौन कौन सी आदतें डेवलप होती हैं। तो ये सारा का सारा निचोड़ है इसका। तो इसमें सबसे पहले हैबिट्स के अंदर कौन सी चीज़ आ जाएगी, कलेक्ट एज मच फैक्चुअल्स इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। तो वही हो सकता है कलेक्ट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जानकारी है वो, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी कलेक्ट जो आप कर रहे हो ना, तो वो कैसी होनी चाहिए, फैक्चुअल होनी चाहिए, यानी कि मतलब कि उसकी जो है एक्यूरेशन उसके अंदर होना चाहिए, तथ्यात्मक होनी चाहिए भाई, उसका कुछ ना कुछ महत्व होना चाहिए। जो भी जानकारी आप प्राप्त कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है और वो जानकारी जो है वैल्यूएबल होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने बताया है बीवेयर ऑफ यूर अवोन ऑफ ए प्रेजुडिक एज वेल एज दोज ऑफ यूर पेशेंट। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है कि अपनी जो स्वयं के, यानी कि अपने अंदर के जो पहले की जो चीज़ें होती हैं उनके साथ साथ और अपने जो पेशेंट है यानी कि जो रोगी होती हैं उनके अंदर जो चीज़ें हैं उनसे सावधान ज़रूर रहना चाहिए। ठीक है, बी वेयर है ये, तो इसके अंदर जो आपके अंदर जो पूर्वाग्रह यानी कि पहले से ही जो चीज़ें हैं उनके साथ साथ पेशेंट के अंदर भी जो पहले से जो चीज़ें हैं तो उनसे सावधान रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, सावधान रहने का मतलब ये है कि उन चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करके उन पे एक्शन लेने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसमें क्या हो जाता है, सेपरेट फैक्ट फ्रॉम ऑप्शन इम्पोर्टेंट फ्रॉम ऑफ माइनर डिटेल्स। तो भी जितने भी हमारे किसी भी तरीके के जो भी हमारे तथ्य हैं, जो भी हमारे मतलब डिटेल है, उसके सारे के सारे विकल्प से और जो महत्वपूर्ण जो भी उसका एक्सप्लेनेशन है, जो भी उसकी सारी की सारी जो चीज़ें उनको अलग अलग कर देना है, यानी कि माइनर चीज़ें मेजर चीज़ों को अलग करना है। उसमें ऑप्शन क्या क्या रहते हैं, क्या क्या अलग अलग इसके अंदर फैक्ट हैं, तो वो चीज़ें हम अलग अलग करके उस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, तो महत्वपूर्ण माइनर चीज़ें हैं और जो हमारी मेजर चीज़ें हैं उनको पता करेंगे भाई कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन सी बाद में की जा सकती है, क्या क्या ऑप्शन इस चीज़ के अंदर हैं, कौन कौन से हमारे अलग अलग फैक्ट्स इसके अंदर रहते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें हैबिट में शामिल होनी चाहिए, हैबिट में शामिल होते हैं तभी आपकी ऑब्जर्वेशन सही जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखते हैं इसमें। तो भाई नंबर जो 4th पॉइंट है, तो 4th पॉइंट के अंदर इन्होंने बताया है कि भाई सर्च केयरफुली फॉर अंडरलाइनिंग फिजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम। तो भाई आपने क्या करना है, जो पेशेंट है उसकी शारीरिक और मतलब कि जो हमारी फिजिकल और इमोशनल जो प्रॉब्लम है ना, उसकी शारीरिक और भावनाओं से संबंधित जो भी उसकी समस्याएं हैं उन सभी को सावधानीपूर्वक, बिल्कुल ही सावधानीपूर्वक आपने समझना है और सर्च करना है, यानी कि खोजना है, उससे पूछना है, बातचीत करके, उसका बिहेवियर देख करके, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख करके। ठीक है, कुछ आपने खुद भी समझना है और कुछ आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं पेशेंट से, ताकि आप उसकी शारीरिक और जो भावनात्मक समस्याएं हैं उनको समझ सकें। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 5 उसमें दिया गया है डिफाइन द प्रॉब्लम क्लियरली। तो जो भी आपकी जो समस्या है, यानी कि जो भी कोई समस्या, उसको स्पष्ट रूप से परिभाषित करना है आपने, यानी कि जो समस्या है ना उसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट रूप से आपने पेशेंट को समझाना, स्पष्ट रूप से आपने बताना है कि भाई ये क्या समस्या है और इसका क्या समाधान हो सकता है और कैसे समाधान इसका होगा। ठीक है, यानी कि आपने ये नहीं कि प्रॉब्लम कुछ और है और उसको ऐसे ही बातों में, रिश्तों में, फालतू की चीज़ों में उलझाए रहोगे, नहीं, उसको जो भी उसकी प्रॉब्लम है वो उसको साफ साफ बता देनी है ताकि वो अच्छे से क्लियर कर सके और अलर्ट रह सके अपनी जो है फिजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो नेक्स्ट जो पॉइंट 6 है उसमें बताया लुक फॉर रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट। तो भाई इसमें नंबर 6 के अंदर इन्होंने बताया है कि किसी भी तरीके का अगर कारण होता है और जो भी परिणाम है उसके बीच में, उसके बीच का जो रिलेशनशिप है ना वो ज़रूर देखना है। ठीक है, यानी कि कोई किसी भी चीज़ का रिजल्ट आया, यानी कि किसी भी चीज़ का परिणाम आपने देखा है, इफेक्ट आपने देखा है किसी भी चीज़ का, तो उसमें आपने जानना है कि इसका कारण क्या रहा है, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, ये जो हमारे काम के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है या पेशेंट के बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, इसका रीज़न क्या है। तो मेन बात आपने क्या करनी है, आपने मेन बात है कि भाई आप उसका कारण जानेंगे, सबसे पहले रिलेशनशिप जानेंगे बिटवीन द कोज एंड इफेक्ट। तो जो इफेक्ट पड़ रहा है, जो परिणाम है, उसका कारण जानेंगे कि भाई क्या रिश्ता है इन दोनों के बीच में, क्या लिंक है जो कि इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है 7 पॉइंट। 7 पॉइंट में इन्होंने दिया है डू नॉट जंप टू एनी हैस्टी कंक्लूजन। ठीक है,
तो भाई इसके अंदर जो 7 पॉइंट है हमारा, तो इन्होंने बताया डू नॉट जंप टू एनी, यानी कि जल्दबाजी में कोई भी हैस्टी कंक्लूजन, यानी कि कोई भी निष्कर्ष आपने जल्दबाजी में नहीं निकालना है। डू नॉट जंप टू एनी हैस्टी कंक्लूजन, तो कोई भी निष्कर्ष जो है वो आप जल्दबाजी में नहीं निकालेंगे। ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपीरियंस के आधार पर देखेंगे पीछे आपने कितना किस चीज़ के बारे में एक्सपीरियंस किया, तभी उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और तभी कोई निष्कर्ष निकालेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके अंदर 8 पॉइंट। तो 8 पॉइंट में इन्होंने दिया है थिंक अबाउट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन। तो आपने थिंक अबाउट ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन, यानी कि जितने भी हमारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं तो उनके बारे में आपने ज़रूर सोचना है। ठीक है, तो जितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, कितने समाधान हो सकते हैं, किस किस तरीके से इन चीज़ों का समाधान हो सकता है, तो उसके बारे में आपने ज़रूर सोचना है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लिसन टू ऑल सॉल्यूशन सजेस्टेड बाय अदर। तो लिसन टू ऑल सॉल्यूशन सजेस्टेड बाय अदर, दूसरों के द्वारा जो सजेशंस दिए गए हैं उनको भी आपने ध्यान से सुनना है। हो सकता है आपका सोल्यूशन हो जाए, तो दूसरों के द्वारा भी कई बार सुझाव जो दिए जाते हैं तो उनको भी ध्यान से सुनो, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है उसमें मिल जाए। तो ऐसा नहीं है कोई आपको काम की बात बता रहा है और आप अवॉइड करोगे, तो ऐसा नहीं करना है। अगर दूसरा कोई सजेस्ट आपको कर रहा है किसी चीज़ के लिए, तो आपने ध्यान से सुनना है, वो आपके काम में या आपकी किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके अंदर 10 पॉइंट। तो 10 पॉइंट जो होता है चूज़ वन सॉल्यूशन एंड टेस्ट टू सी इफ़ यू हैव चूजन इज़ करेक्ट सॉल्यूशन। तो भी इन्होंने बताया है कि भाई चूज़ वन सॉल्यूशन, तो भाई एक जो है सॉल्यूशन आपने चुनना है। ठीक है, एक सॉल्यूशन आपने चुना और उसको क्या करना है, फिर आपने टेस्ट टू सी, तो उसको मतलब क्या करना है, आपने उसको जांचना है, उसका टेस्ट करके देखोगे, उसको मतलब ये देखोगे कि भी जो मैंने समाधान चुना है वो सही है या नहीं है। ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर चूजन इज द करेक्ट सॉल्यूशन। तो उसमें जब आप परीक्षण करके देखेंगे, जांच परख करके देखेंगे, टेस्ट करके देखेंगे कि टेस्ट करना है आपने और देखेंगे कि क्या आपने जो समाधान चुना है वो सही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एक सोल्यूशन चुनना है और फिर उसको जांच परख के देखना है कि जो मैंने सोल्यूशन चुना वो सही है या गलत है। तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो आपके एक्सपीरियंस में शामिल हो जाएगा। आगे से फिर वो सोल्यूशन आप नहीं चुनेंगे। अगर उस सोल्यूशन ने काम किया, वो राइट है, तो फिर आगे उस सोल्यूशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस प्रकार से आप किससे सीखते हैं, एक्सपीरियंस से सीखते हैं। तो इसीलिए एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है पॉइंट 11, कीप एन ओपन माइंड बाय कंस्टेंट क्वेश्चनिंग ऑफ सेल्फ एंड अदर। तो भाई आपने कीप एन ओपन माइंड, यानी कि बिल्कुल ही खुला दिमाग आपने रखना है सबसे पहले तो। बाय कांस्टेंट, जो आपका कांस्टेंट है, यानी कि आपका जो भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपने पूछना है, स्वयं अपने आप से पूछना है या फिर दूसरों से, लगातार पूछकर जो है खुले दिमाग से चीज़ों को करना है। खुले, कुछ दबाना नहीं है, कुछ छुपाना नहीं है, अपने आप से और दूसरों से लगातार आपने चीज़ों को पूछकर खुले दिमाग से काम करना है। तो इस तरीके से आपने इन चीज़ों के लिए अलर्ट रहना है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी थिंकिंग है। कैसी थिंकिंग है, ये हमारी जो थिंकिंग है, ये रचनात्मक थिंकिंग हमारी बोली जाती है, क्रिएटिव थिंकिंग बोली जाती है कि भाई खुद से सीखो, दूसरा अगर कोई बता रहा है उससे सीखो, सिचुएशन से देख करके सीखो, पास्ट एक्सपीरियंस से देख करके सीखो। जो भी आपको जहाँ भी कुछ सीखने को मिल जाए तो आपने बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को सीखना है, अप्लाई करना है, फिर अपने एक्सपीरियंस से भी सीखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई अब हम इसमें देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थिंकिंग। तो भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थिंकिंग का मतलब हो जाता है कि भाई हमारी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या लक्षण होते हैं हमारे सोच के, विचार के। ठीक है, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम जानेंगे। तो पहली जो कैरेक्टरिस्टिक हमारी होती है, ए नंबर ऑफ मेंटल प्रोसेस आर इंक्लूड इन थिंकिंग। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो भी हमारा थिंकिंग के अंदर जो इंक्लूड होता है वो हमारा मेंटल प्रोसेस जो होता है, यानी कि मानसिक प्रक्रियाएँ जो होती हैं ना, वो सारी शामिल होती हैं। ठीक है, तो थिंकिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हमारी मेंटल प्रोसेस ही शामिल होता है। तो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सोचने का जो हमारा प्रोसेस होता है, थिंकिंग का जो प्रोसेस होता है, उसमें हमारी सारी की सारी मेंटल प्रोसेस जो होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है थिंकिंग इज़ अफेक्टेड बाय मोटिव्स। तो भी जो हमारी थिंकिंग होती है, यानी कि जो सोच विचार होते हैं, वो हमारा जो मोटिव यानी कि जो उद्देश्य होता है उससे ज़रूर अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमारी थिंकिंग अफेक्ट तो होगी, जो हमारा मोटिव है, जो हमारा उद्देश्य है, जिस प्रकार का हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, हमने अपने गोल्स पे काम करना है, तो उसी प्रकार के हमारे सोच विचार और हमारी थिंकिंग होगी, तो उससे तो अफेक्ट ये होगी। तो ये एक विशेषता होती है थिंकिंग की। जिस भी तरीके के आपके गोल्स हैं, जिस भी तरीके का आप कुछ करना चाहते हैं, उसी तरीके की आपकी थिंकिंग हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है थिंकिंग बीइंग्स फ्रॉम जनरल टू स्पेशल। तो भाई जो सोच विचार होते हैं वो हमारे कैसे हो सकते हैं, वो सामान्य भी हो सकते हैं और विशेष की ओर भी शुरू हो सकता है। ये तो जो हमारी थिंकिंग जो होती है वो शुरुआत में क्या होता है, सामान्य भी हो सकते हैं और स्पेशल भी हो सकते हैं, यानी कि हम बहुत गहराई से भी उसे ले सकते हैं और लाइटली भी उसे ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या विशेषता होगी इसमें, एनालिसिस एंड द सिंथेसिस हैव एन इम्पोर्टेंस रोल इन थिंकिंग। तो इसमें भी क्या होगा, जो भी हमारे जो विचार होते हैं ना, तो विचार क्या होते हैं,
जो भी हमारी जो भाषा होती है, यानी कि हम एनालाइज करेंगे सिंथेसिस एंड द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ थिंकिंग। तो इसमें एनालाइज किया जाएगा सबसे पहले। एनालाइज का क्या मतलब होता है, जैसे कि विश्लेषण करते हैं हर चीज़ का, और सिंथेसिस संश्लेषण किया जाता है। तो ये जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं हमारे थिंकिंग प्रोसेस के अंदर। यानी कि किसी चीज़ का एनालाइज करना, विश्लेषण करने का मतलब, एनालाइज करने का मतलब होता है उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी करना। संश्लेषण यानी कि अंदरूनी चीज़ों के बारे में पूरी तरीके से जान लेना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे थिंकिंग और सोच विचार में। यानी कि किसी चीज़ के बारे में हमें पूरा पता है, पूरा का पूरा एनालाइज हम कर चुके हैं, सिंथेसिस उसका हम कर चुके हैं, तो उसके बारे में हमारे सोच विचार और थिंकिंग जो है वो किस टाइप की होगी, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे थिंकिंग के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसके अंदर पॉइंट 5। तो पॉइंट 5 के अंदर इन्होंने दिया थॉट एंड लैंग्वेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन थिंकिंग। तो भी आपके विचार कैसे हैं, आपकी भाषा कैसी है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये भी हमारे थिंकिंग के अंदर। ठीक है, तो भाषा और आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है हमारी वो। तो नेक्स्ट हमारी इसके अंदर 6 में आ जाती है थिंकिंग कैन सॉल्व प्रॉब्लम। तो भाई जो थिंकिंग जो होती है वो क्या कर सकती है, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। यानी कि हमारे जो सोच विचार जिस तरीके के होंगे वो हमारी समस्या का समाधान उनसे हो सकता है। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं और हम चिंतन करते हैं, सोचते समझते हैं, तो कोई ना कोई आइडियाज़ हमारे माइंड में आता है और हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है नंबर 7। तो ब्रेन रिमेनिंग एक्टिव ड्यूरिंग थिंकिंग प्रोसेस। तो भाई जो सोचने का जो हमारा प्रोसेस है ना, उसके दौरान जो हमारे जो ब्रेन जो है वो कैसा रहता है, एक्टिव रहता है। ठीक है, तो ब्रेन रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग थिंकिंग प्रोसेस। जो थिंकिंग प्रोसेस जब हमारा होता है तो हमारा जो ब्रेन है जो वो हमारा एक्टिव रहता है। यानी कि थिंकिंग प्रोसेस रहेगा तो हमारा ब्रेन एक्टिव होगा, तभी तो थिंकिंग प्रोसेस रहेगा ना। तो ये हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है ये हमारी थिंकिंग की दी गई है। ठीक है, तो हमारे थिंकिंग के बारे में इस टॉपिक के अंदर इतना ही है। तो नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं आगे। तो तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब्स एंड कमेंट्स ज़रूर करिए।